Hello everyone, this is अंजू, फैकल्टी मेंबर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर नेट क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की इन्वायरमेंट पीपल एंड इन्वायरमेंट की यूनिट नंबर 9 को शुरू किया है। तो उसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इकोसिस्टम को लेके रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, इकोसिस्टम होता क्या है। इससे पहले वाली क्लास में हमने हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को जाना था कि इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार से इन्वायरमेंट जो बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन्स होते हैं, उनका उनके साथ क्या लिंक है। हमने वहां पर बात की थी हमारे लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर की और एटमोस्फीयर की, और एटमोस्फीयर की हमने सभी लेयर को अच्छे से डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम को लेके। हालांकि इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अभी बहुत ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक नॉलेज हमें इस चीज की होनी चाहिए। इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम क्या होता है। हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की एक्टिविटी होती है हमारी, एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, या फिर अब जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हैं। हम हमारा इंटरेक्शन हमारे आसपास के लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर में हवाओं से, सबसे होता है। तो किसी भी जीव का अपने दूसरे यानी कि कोई भी बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनका अपने एबायोटिक कंपोनेंट के साथ रिलेशन और खुद का ही आपस में इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या होता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, कि जिसमें जीवित यानी कि जितने भी बायोटिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो निर्जीव या कि एबायोटिक कंपोनेंट है, उनके बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का एक सिस्टम है। एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम होता है और एक होता है इकोलॉजी। क्या होता है इकोलॉजी, जहां पर इकोसिस्टम ना एक प्रकार का सब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं कि इकोसिस्टम ना एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें जानना है, जबकि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी, एक साइंस से रिलेटेड जब हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसकी, तो उसको बोला जाता है इकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जीव अपने वातावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, एक प्रकार की फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि इसमें हर किसी एक एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्यात्मक के जो भूमिकाएं निभाते हैं सब के सब। अभी आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सब चीजें हम। इकोसिस्टम का महत्व यानी इंपोर्टेंस क्या है, देखो इसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। कैसे एनर्जी का फ्लो होता है कि जब क्या होता है, सबसे पहले कोई भी सन की जो एनर्जी होती है, सन से आने वाली सनलाइट को जो प्लांट होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्लांट उसको सनलाइट को यूज करेंगे और एनवायरमेंट से CO2 को लेंगे, तो क्या एक फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, हम सन वाली जो एनर्जी है उसको कहां पर स्टोर कर रहे हैं प्लांट, अपने उस फूड के अंदर, और फिर उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो हार्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो, सभी प्रकार के वो प्लांट, प्लांट जो है एक प्रकार के प्रोड्यूसर में आएंगे। तो यानी कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर। दूसरा क्या है, पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी साइक्लिंग हो रही है। ये बात है कि जो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस जैसे इन सभी तत्वों का पुनर्चक्रण यानी कि इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। इन्वायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखता है, सही बात है, क्योंकि अगर ये फूड चेन ना चलेगी इस प्रकार की,
या फिर जो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, ये नहीं होंगे तो जाहिर ही बात, अगर एक कम्युनिटी ज्यादा होगी तो उस कम्युनिटी की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, एक अनबैलेंस पैदा होगा धरती के ऊपर। तो उसके लिए जरूरी है कि इन्वायरमेंट के अंदर एक प्रकार का संतुलन बना रहे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप का होता है। मेनली देखो हम दो टाइप का इकोसिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है जो कि जमीन के सरफेस के ऊपर होता है, जैसे हम रह रहे हैं जमीनी भाग पर, तो जो सरफेस पर होएगा, या फिर आप इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कह सकते हो। सिस्टम यानी कि जो स्थलीय, और दूसरा होता है जो कि वाटर के ऊपर है या वाटर के अंदर है, सॉरी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्वेटिक, या फिर जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी कि जिसमें हम स्थलीय इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें आते हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्लांट, ये ट्री होते हैं, और उसमें जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। दूसरा होता है ग्रासलैंड, ये सभी के सभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके सभी स्थल के ऊपर ही है, सारे के सारे ग्रासलैंड हो गए हैं। या फिर जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, यहाँ की जो हार्श क्लाइमेट होता है, एक प्रकार की एडेप्टेशन होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल बहुत लेस होता है, और जो जीवन यहाँ पर पनपता है उसको बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टियों में ये रहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम होती है, और ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, रेनफॉल यहाँ पर लेस होती है, जबकि टेम्परेचर हाई रहता है यहाँ पर। मेन फीचर में इसमें कैक्टस हो गया है, या जो फ्लसी टाइप के जो प्लांट वगैरह वेजिटेशन है वो आपको स्पेशली देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके बाद है इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, खास करके वाटर बेस्ड लाइफ सिस्टम होता है इसमें। अब यहाँ पर भी कई प्रकार के, देखो जो फ्रेश वाटर की इकोसिस्टम है, जिसमें कि लेक, रिवर, पॉन्ड्स ये शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो मराइन वाटर इकोसिस्टम है, जिसके अंदर ओशन या फिर सी से रिलेटेड। अब इसका क्या है, ओशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेसेस हो गई, या दूसरे क्रिएचर जो खास करके पानी के अंदर रहते हैं, या फिर जो कोराल रीफ, कोराल रीफ तो एक प्रकार के ना ओशनिक रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, जैसे रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ना, तो एक प्रकार के ओशन के अंदर ही रेन फॉरेस्ट की तरह ही ये इनको इस नाम से जाना जाता है कि ये महासागरों के अंदर ही ना रेन फॉरेस्ट की तरह ही है, सदाबहार वन जिनको बोलते हैं, तो सदाबहार फॉरेस्ट की तरह है। पारिस्थितिक तंत्र के कंपोनेंट्स की जहां बात करते हैं, देखो एक्चुअल में हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो मेनली दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बना है, जिसमें एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, जिसमें सन की एनर्जी हो गया, या फिर वाटर और ह्यूमिडिटी हो गया है, टेम्परेचर, विंड और सॉइल और मिनरल्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद क्या है, अब ये आते हैं हमारे जो कि बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या है, इसमें आ जाते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सन की लाइट को यूज करके जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस से वो अपना पूरा का पूरा भरण पोषण कर लेंगे एक तरह से, और अपनी ग्रोथ करेंगे। वो क्या करेंगे, सनलाइट को लेंगे और एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, और फिर क्या करेंगे, और जमीन से क्या करेंगे, वो वाटर और मिनरल्स को लेके ऑक्सीजन को तो वो रिलीज करते हैं, और अपनी जो है खास करके फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, स्टार्च बनाते हैं, तो फिर वो अपनी ग्रोथ करेंगे इस प्रकार से। जो बाकी के दूसरे क्रिएचर है या दूसरे एनिमल है, वो जैसे कि अभी इसी प्लांट को कोई ग्रास होपर खा लेगा, इसी को कोई गाय, या फिर घास होती है उसको गाय खाएगी, बकरी खाएगी, तो इस प्रकार से एक पूरी की पूरी फूड चेन चलती है हमारी। तो ऑटोट्रोप्स ये हरे पौधे, शैवाल यानी कि कोई एल्गी भी हो सकती है, जो कि सौर ऊर्जा का यूज करके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड बनाते हैं।
ठीक है, तो ये होते हैं प्रोड्यूसर, या फिर इनको ऑटोट्रोप्स भी बोले। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है जो खुद से ही अपना फूड बना ले। अब कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं, देखो जो चीजें किस पर, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड हो, उनको कहेंगे कंज्यूमर। ये कंज्यूमर अपना फूड कहां से लेते हैं, ये ऑटोट्रोप से लेते हैं। अब इसमें भी देखो 3 प्रकार के यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात करते हैं। सबसे पहले तो वो हार्बिवोर्स, जो खास करके सीधे ही किसको खाएंगे, प्लांट को खाएंगे, जैसे कि रैबिट हो गया है, ग्रास होपर है, वो किसको खाएंगे, वो सीधा घास को खाएंगे या प्लांट को खाएंगे। फिर दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, जो कि इन हार्बिवोर्स को खा लेंगे। और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर, जो कि इनके मतलब के डेड हो जाने के बाद जो इनकी डेड जो शेल होते हैं उनके ऊपर अपनी लाइफ को जो है सरवाइव करते हैं। ये होते हैं तीसरे टाइप के। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं, स्पेशली कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहना, उनको बोलेंगे कंज्यूमर। हम इंसान भी जो होते हैं वो एक प्रकार के कंज्यूमर ही हैं। उसके बाद कंज्यूमर यहाँ पर देख सकते हो आप, प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको हार्बिवोर्स कहेंगे। एनिमल दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डियर, रैबिट, काऊ, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि खास करके इनको कार्निवोर्स या ओमनिवर्स दोनों ही टाइप के आ जाएंगे इसमें। अब ये एनिमल क्या करते हैं, फीड, ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर, ये इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे ज्यादातर। अब जैसे कि लायन को ले लो, अब लायन है वो क्या करेगा, वो घास थोड़ी ना खाएगा, वो किसको खाएगा, वो उनको खाएगा जिन्होंने घास को खाया है। किसको खाएगा, वो डियर को खा लेगा, वो काऊ को खा लेगा, किसी भी चीज को खाएगा वो इनमें से, ठीक है। अब तीसरे होते हैं जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, ये जो तीसरे प्रकार के होते हैं, क्या कहते हैं, जो फूड चेन होती है ना उसमें जो हाई लेवल के ऊपर होते हैं, एक प्रकार के शिकारी जीव जो दूसरे जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर है ना उनका शिकार करते हैं ये। अब ये कौन से होते हैं, जैसे चील हो गई है, ईगल, और बाघ है, और शेर, ठीक है। और जो हमारी फूड चेन कैसे चलती है, अब यहाँ पर देखो ये घास है, घास जो है वो अपना फूड बनाएगी। अब इस घास को खाया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर यानी ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, और स्नेक को किसने खा लिया, हॉक ने। और फिर ये डेड हो जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, इसको डिकम्पोजर खाएंगे फिर। उसके बाद डिकम्पोजर क्या होते हैं, या जो डेट्रिटिवोर्स, जो अपघटक या अप्रदभक्षी होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो जीव डेड प्लांट या किसी जीव के खास करके उन मरने के बाद उनके सब्सटेंस को खा के जिंदा रहते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या फंगी हो गए, ये होते हैं डिकम्पोजर। एक होते हैं डेट्रिटिवोर्स, जो कि अप्रदभक्षी होते हैं। ये जीव जो ना मृत जो जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अवशेषों को खाते हैं, जैसे कि केचुआ या दीमक। तीसरे टाइप में, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा फूड चेन क्या होती है। एक्चुअली में फूड चेन क्या होती है, अभी जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे कि घास है, पहले घास होगी, उस घास को किसने खाया, किसी ग्रास ओपर ने खा लिया। उस ग्रास ओपर को किसने खाया, किसी फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग को किसने खाया, किसी स्नेक ने खा लिया। तो जो ये एक लीनियर सीक्वेंस चलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जहां पर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो होती है ना वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, उसी को क्या बोला जाता है, एक प्रकार का जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको बोलते हैं फूड चेन। अब देखो यहाँ पर दिए हुए हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब वही बात है, पहले जो है प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी, कौन खाएगा प्रोड्यूसर को, ग्रास ऊपर खाएंगे। तो जो एक सीक्वेंस चल रहा है इसी को बोलते हैं हम फूड चेन। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल लेवल। अब ट्रॉपिकल लेवल क्या है, फूड चेन। अब ट्रॉपिकल लेवल यही है कि पहले जो ट्रॉपिकल लेवल 1 में क्या आएंगे, वो सभी प्रोड्यूसर आएंगे, जिसमें कि क्रॉप प्लांट हो गए, ट्री है, ग्रास है, या कोई भी एल्गी टाइप की चीज है, तो वो किस में आ जाएगी, वो प्रोड्यूसर में आएगी। उसके बाद जो इनको खाएंगे वो ये हो जाता है ट्रॉपिकल लेवल 1, और ये 2 ट्रॉपिकल लेवल 2, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, जिसमें ग्रास होपर, बीज और एंट आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी, तो ये देखो ये नीचे से ट्रॉपिकल लेवल 1 से 2, 3 और 4 और 5, यहां तक ये जो जा रहा है
इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल लेवल, यानी कि इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है नेक्स्ट लेवल के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल लेवल। अब ट्रॉपिकल लेवल के अंदर जैसे कि पहले में आ जाएंगे, अभी हमने बात की है प्लांट, फिर कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उनकी बात हम करेंगे। फूड वेब क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है। एक्चुअल में ना इस नेचर के अंदर कोई फूड चेन नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि फूड चेन तब होती है क्योंकि एक लीनियर उसमें चलती है, लीनियर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जिस घास को एक ग्रास ऊपर खा सकता है उसी घास को तो कोई दूसरी रैबिट भी खा सकता है, उसको कोई गोट भी खा सकती है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक ही फूड को जब डिफरेंट टाइप के एनिमल खा लेंगे तो वो एक प्रकार की फूड वेब बन जाती है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई जो फूड चेन का एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क होती है ना, जैसे तारें होती हैं आपस में उलझी हुई होती है, तो ये भी फूड जो आपकी फूड वेब है एक प्रकार की उलझी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना एक फूड जरूरी नहीं किसी दूसरे एक स्पेसिफिक एनिमल का ही वो फूड होगा, किसी दूसरे का भी वो फूड बन जाता है। अब यहाँ पर यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है और इसमें उपभोक्ता के पास कई सारे सोर्स हो जाते हैं। अब क्या करें, अगर सारी की सारी गोट को ही, अगर लायन है उसको अगर गोट को ही खाना होगा तो सारी की सारी गोट खत्म हो जाएंगी, तो क्या वो किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाएगा, खाएगा। तो फूड चेन क्या एक प्रकार की स्थिरता प्रदान करता है, ये सॉरी फूड वेब। उसके बाद है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ये जो हमने ट्रॉपिकल लेवल की बात की है, इसी ट्रॉपिकल लेवल के अंदर क्या होता है कि जो ये पिरामिड बनता है जहां पर प्रोड्यूसर जिनका बायोमास भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये फूड चेन आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इस पर डिपेंड रहने वाले जो संख्या है वो या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो इस प्रकार का जो एक पैटर्न बनता है तो वो एक पिरामिड की तरह दिखता है, या तो ये पिरामिड ऐसे सीधा बन जाएगा या रिवर्स बन जाएगा या उल्टा बन जाएगा। अब कैसे, जैसे कि नंबर पिरामिड हो गया, नंबर पिरामिड कैसे कि नीचे बहुत सारे प्लांट हैं और उस पर डिपेंड रहने वाले आगे जैसे ही ट्रॉपिकल लेवल ऊपर तक जाएंगे, ट्रॉपिकल लेवल 4th या 5th तक जाएंगे तो उनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है, तो ये आपका नंबर ऑफ पिरामिड हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या डिपेंड करती है कि कहीं पर घट रही है बढ़ रही है, अगर घट रही है तो क्या होगा, सीधा बनेगा ये, और अगर उल्टा है यानी कि जहां पर नीचे जो है बेस इसका जो है नुकीला हो और ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो जाता है, जैसे किसी पेड़ का है, जहां पर पेड़ का जो पिरामिड बनेगा, पेड़ के ऊपर जो खास करके जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड बनेगा, क्योंकि वहां पर पेड़ के ऊपर जो जितने जीव रहेंगे वो बढ़ेंगे, फिर उनके ऊपर रहने वाले पैरासाइट और उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इनवर्ट में इसमें भी हो जाता है, ये उल्टा भी हो जाता है। उसके बाद एनर्जी का भी पिरामिड इसी प्रकार से होगा, यानी कि ट्रॉपिकल लेवल बढ़ने के साथ जो एनर्जी की अमाउंट है वो घट रही है या बढ़ रही है। अब इसमें भी उल्टा और सीधा दोनों ही प्रकार का बन सकता है, जैसे अगर आप यहाँ पर ही लोगे तो यहाँ पर देखो एनर्जी की मात्रा जो वो कम हो रही है धीरे धीरे, और अगर आप इसी को ओशन के अंदर देखते हो एनर्जी वाले को तो वहां पर देखो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो छोटे छोटे से जू प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको छोटी मछलियां खाती हैं, फिर उनको उनसे बड़ी मछलियां खाती हैं, और धीरे धीरे जहां तक व्हेल मछली तक चले जाओ तो उसका बायोमास सबसे ज्यादा होता है और उसकी उसमें एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्टोर होती है। तो ये भी उल्टा और सीधा दोनों ही प्रकार का बन सकता है। एक तीसरे टाइप का भी पिरामिड होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो की होता है बायोमास का, इसमें जीवित पदार्थों की कुल उनके जो जितना भी उनका जो ड्राई वेट होता है, उनका जितना भी भार होता है उस पर डिपेंड करता है बायोमास। उसके बाद है ये टॉपिक आता है हमारा कि जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जो इंसानों की जो एक्टिविटी है उनसे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक छोटा सा टॉपिक है कि जो इंसानों की गतिविधियां होती है उससे पृथ्वी के तंत्र को मौलिक रूप से बदल दिया है। सही बात है कि आज हमने बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे जो है बिल्डिंग क्रिएट कर दी है, यानी कि जितना भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको हमने बदल दिया है एक मैन मेड इन्वायरमेंट के अंदर। आज जगह जगह सड़कें हैं जिनके ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, जिससे कि क्या होता है बहुत सारा
प्रकार की गैसें रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सीएफसी है, क्योंकि हम जब किसी रूम में बैठे होते हैं तो एसी ऑन करते हैं तो उससे भी वो सीएफसी गैस रिलीज होती है। तो जितनी भी ये ह्यूमन की एक्टिविटी है, यहाँ तक कि देखो, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं तो वहां पर यूज होने वाले कीटनाशक, वहां पर यूज होने वाले पेस्टिसाइड होते हैं, या जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं वो भी केमिकल उस पे बनाए जाते हैं। तो इनका ना क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है जो कि सीधा जाता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी के तंत्र को मौलिक रूप से बदल दिया है। और ये प्रभाव किस प्रकार के हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव होते हैं कि जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, बढ़ती जनसंख्या से क्या होगा, हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर, क्योंकि अब भार गिर रहा है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या का अगर हमने भरण पोषण करना है तो उतनी सी जमीन में तो वो उतना प्रोडक्शन करेगी नहीं। जाहिर बात, हम फर्टिलाइजर या जितने भी फर्टिलाइजर वगैरह डाल के ही क्या करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर के बार बार एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। और दूसरा कारण क्या है, केमिकल जो रन ऑफ होता है खेतों में, जो खास करके पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, वही पेस्टिसाइड फिर रन ऑफ के थ्रू रन ऑफ होता है। जब बारिश का पानी जो है बह के आएगा तो उन्हीं खेतों का जो मिला हुआ पेस्टिसाइड या जो कीटनाशक होते हैं उस पानी में बह के आएंगे और किसी दूसरे प्रकार के किसी लेक में, किसी रिवर में वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि यूट्रिफिकेशन, शैवाल प्रस्फुटन, यानी कि जो एक प्रकार का ये पोल्यूशन होता है एक प्रकार का। इसको करेंगे आगे हम पोल्यूशन के टॉपिक में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है मराइन। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा समुद्रों में ज्यादा से ज्यादा फिशरिंग, क्योंकि अब जहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड जमीन नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जमीन नहीं है, जो लोग खेती नहीं कर पाएंगे, वो किस पे, किसी न किसी, जैसे कोस्टल एरिया में या किसी आइलैंड के ऊपर रहने वाली जो लोग हैं, अब सिंगापुर का ले लो या हांगकांग का ले लो, तो ये कोस्टल एरिया पर जो है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई जमीन नहीं है, कोई सॉइल नहीं है जहां पर ये खेती कर पाए, तो इनको ना समुद्री जीवों पर ही अपनी फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने के लिए इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वो क्या होती है, ओवर फिशरिंग कर लेते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में क्या है, फिशरिंग की जाती है। तो अब वहां पर उससे क्या होगा कि भी जो इक्वेटिक जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम किसी जगह से मछलियों का, तो मछलियों का इकोसिस्टम भी तो डाउन होएगा। उसके साथ ही प्लास्टिक पोल्यूशन भी है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे आसपास के एरिया में। जहां देख लो वहां पर आपको रोड पर जाते हुए देख लो तो जगह जगह आपको पॉलिथीन ये वगैरह मिलेंगी। तो ये खास कर ये फूड वेब को और इन चीजों को क्या करती है, एक प्रकार से डिस्टर्ब करती है ये, ठीक है, इनको बाधित करेगी। और एक प्रकार का ना एसिडिफिकेशन, ये भी अम्लीकरण भी, क्योंकि इस ये भी एक प्रकार का कारण बनता है हमारे जो है एसिड का, यानी कि जो ओशन के अंदर जो एसिड जो मिल रहा है वो भी एक प्रकार का कारण है, क्योंकि ये भी वहां के जीवों के लिए अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद है आर्कटिक मेल्टिंग, यानी कि आर्कटिक मेल्टिंग का मतलब ये है कि ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने से जैसे जैसे इंसान की एक्टिविटी बढ़ रही है, उसने उन हानिकारक गैसों को रिलीज कर दिया है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग सीधी सीधी प्रभावित हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब वो गैसें जैसे कि CO2 है, CFC गैसें हैं, या मीथेन का बढ़ना है, ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बर्फ पिघल रही है, और ये बर्फ पिघल के कहाँ जाएगी, ओशन के ऊपर। ओशन में जाएगी तो एक तो इसका खतरा ये हो जाएगा कि ज्यादा बर्फ पिघलने से जो नदियां हैं उनके पानी में जो एक प्रकार से अगर सारी ही बर्फ पिघल के ओशन में चली गई तो नदियों के अंदर पानी कहाँ से आएगा। दूसरी बात ये है कि भी एल्बिडो की हानि, एल्बिडो, वही एल्बिडो का मतलब होता है यहाँ पर कि जो सन से आने वाली जो एल्बिडो प्रभाव की हानि और आवास का विनाश जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है। कैसे, एल्बिडो को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एल्बिडो होता है सन से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, उसका अर्थ के सरफेस से टकराकर वापस से रिफ्लेक्ट कर जाना। ये आती है सरफेस तक लेकिन टच करके वापस चली जाती है। अर्थ के सरफेस को गर्म करने में इसका कोई रोल नहीं होता, उसको बोला जाता है एल्बिडो।
एल्बिडो का प्रभाव ज्यादा भी हो जाता है। अगर यही रिफ्लेक्शन, अगर ये एल्बिडो देखो, अगर ये रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सीधा ही ग्लेशियर को पिघलाने में मदद करेगा। तो देखो, लेस एल्बिडो इफेक्ट और हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्शन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बन रहे हैं, उनका जो है उससे उसके कारण क्या होता है कि भी जो बर्फ पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग की जो बर्फ पिघलेगी, तो उससे जो है एक तो जो कोस्टल एरिया है वो ज्यादा पानी से भर जाएंगे, जिससे वहां पर रहने वाली जो हैबिटाट है, जो जनसंख्या, वो प्रभावित होगी। और इसका एक एग्जाम्पल है टवालू, एक कंट्री है ओशेनिया के अंदर। वो कहा जाता है कि 2050 तक शायद वो डूब जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे वहां पर इतनी ज्यादा भयंकर सिचुएशन है कि भी वो सी लेवल के राइज होने से बहुत ज्यादा संकटप्रद स्थिति में है। पानी ही पानी हो रखा है वहां पर, क्योंकि सी लेवल जैसे जैसे बढ़ा, छोटी सी एक कंट्री है तवालू, तो इसका सीधा असर वहां पर गिरता है। ठीक है, उसके बाद आता है लैंडस्केप यानी कि माइनिंग। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी जो है एक्टिविटियां जो है वो लगातार बनाए रखनी है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करना है तो क्या होगा, माइनिंग। माइनिंग किस लिए की जाती है, कोयले की माइनिंग हो गई, आयरन ओर की माइनिंग होगी, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स उन सब की माइनिंग की जाती है। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन के यूज में होने वाले पत्थर है, रोड़ी है, बजरी है, ये सब भी जब यूज किए जाते हैं तो इनको भी तोड़ फोड़ के ही मतलब कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये भी एक प्रकार की जो है माइनिंग से भी उससे क्या होता है, पोल्यूशन होएगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जब ये इनसे, क्योंकि इनके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है हमारा, या फिर जो झारखंड वाला एरिया है, वहां पर इन माइनिंग की वजह से आसपास में बहुत सारे केमिकल रिलीज हो जाते हैं। या फिर जब डायनामाइट वगैरह लगा के इनको तोड़ा जाता है, तो उससे क्या होगा, एक प्रकार के छोटे छोटे से अर्थक्वेक की, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो इन्हीं केमिकल के फैलाव से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की डिजीज भी हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। निर्माण कार्य है, जितने भी शहरीकरण है, अब शहरों में क्या नहीं होता है, शहरों में फैक्ट्रियां हैं, जितने भी चिमनियां वगैरह लगाई जाती हैं, क्योंकि अर्बन। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, शहरीकरण के कारण अब यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पड़ता है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या होता है कि जब कोई शहर होता है, तो शहर में क्या होता है, बहुत टाइप की, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया है, या फिर सीएफसी है, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस वगैरह में शहर के अंदर जो है ये एसी वगैरह ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो सीएफसी है। तो इतनी ये हार्मफुल गैसें जो होती है ना, जो खास करके ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कारण बनती है, वो क्या करती है, वो एटमोस्फेयर में, यानी कि उस पूरे के पूरे शहर के ऊपर ये पूरी की पूरी फैल जाती है। और उससे क्या होता है कि वो गैसें, अब सीधी सी बात है कि वो सन की जो एनर्जी है या सन की लाइट है, उसको सीधी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण उस शहर के ऊपर ना एक प्रकार का गर्मी वाला डोम सा बन जाता है, कि बहुत ज्यादा हीट वहीं पे ट्रैप हो जाती है, जिसको बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड। इसका इफेक्ट पड़ता है वहां पर। इसके बाद इकोलॉजी फुटप्रिंट क्या होता है, देखो, पर्यावरण पर किसी भी व्यक्ति या समुदाय का प्रभाव जिससे उनके प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, जिसको बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो कि हमने आज डिस्कस किया है, इकोसिस्टम से रिलेटेड। अच्छा, इसमें इकोसिस्टम के टाइप जो पूछे जाते हैं कई बार, कि कितने टाइप का इकोसिस्टम होता है, इकोलॉजी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इकोसिस्टम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।